हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आइए आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के 3rd चैप्टर का नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज हम ये देखते हैं कि महाभारत के अनुसार उस समय की सोसाइटी कैसी थी। अब तक हमने जाना कि महाभारत जो महाकाव्य है, एपिक, उसके बारे में हमने जाना। अब हम देखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द महाभारत 600 BC टू 600 AD की सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था। समाज में बहुत सारे नियम हैं। समाज में परिवार के नियम हैं, विवाह के नियम हैं, गोत्र के नियम हैं और संपत्ति संबंधी नियम हैं। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, बंधुता और विवाह। इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे 1 by 1। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे परिवार। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे पितृवंशिता। तीसरा हम देखेंगे विवाह और चौथा देखेंगे गोत्र व्यवस्था। तो आइए हम परिवार को देखते हैं। परिवार क्या था। परिवार समाज का आधार था और सबसे छोटी इकाई था, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक, इसी के साथ जो परिवार है उसके सभी लोग एक साथ रहते थे, एक साथ कार्य करते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक ही रसोई में। इस तरह से जो परिवार है और परिवार का संसाधनों पर भी एक समान अधिकार होता था। यानी समाज के जितने, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सामूहिक रूप से संसाधनों का उपभोग करते थे। परिवार जो है उसके स्वरूप कैसा था। स्वरूप में विभिन्नता थी, अंतर था। किस आधार पे अंतर था। उसके आकार के आधार पे। कोई परिवार छोटा है, सदस्य संख्या कम है, किसी की ज्यादा है। संबंधों के आधार पे समाज के साथ रिलेशन कैसे हैं। किसी के बहुत वाइड रिलेशन है, समाज में बहुत पॉपुलरिटी है, किसी के बहुत ही सीमित संबंध है। इसी के साथ साथ संसाधनों पर अधिकार। किसी का संसाधनों पर बहुत ज्यादा अधिकार है, किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है। ऑन द अदर हैंड किसी के पास थोड़े संसाधन है। तो इन सब बेसिस पर परिवार का स्वरूप है वो अलग अलग होता था। बेसिकली जो परिवार हैं वो रक्त संबंधों पे आधारित होते थे। रक्त संबंधों पे आधारित मतलब भाई बहन के जो रिश्ते हैं, या हम कह दें चचेरे मौसेरे, इस तरह से जो रिलेशन है ये रक्त संबंधों पर आधारित माने जाते थे। लेकिन कुछ समाज इन्हें रक्त संबंधों पर आधारित नहीं स्वीकार करते। इसी के साथ हम देखें कि जो परिवार था मुख्यतः संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार का अभिप्राय है माता पिता जो है वो अपनी संतान के साथ सामूहिक रूप से एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई में उनका खाना बनता है। तो इस तरह से परिवार जो है वो एक प्राथमिक इकाई है जिसके बिना समाज में अस्तित्व नहीं है। परिवार एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा था और वो समूह था जाति। जाति का हिस्सा था। ठीक है, तो अब ये हमने देखा परिवार। दूसरा हम देखते हैं पितृवंशिता। पितृवंशिता से क्या अभिप्राय है। समाज के ये जो मान नियम हम पढ़ रहे हैं महाभारत काल के, इनमें से बहुत सारे जो नियम हैं, बहुत सारे जो इसके अभिलक्षण हैं वो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, दूसरा हम देखते हैं पितृवंशिकता। यानी हमारे जो समाज थे, पितृवंशिता का क्या मतलब है। एक ऐसी वंश परंपरा। कैसी वंश परंपरा जो पिता के बाद उसके पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र यानी पौत्र पर पौत्र, इस तरह से इनसे संबंधित हो। यानी पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। एक तरह से हम कह सकते हैं पितृ प्रधान जो हमारा समाज है, पुरुष प्रधान, पितृवंशिता इसी से संबंधित है। तो समाज में पितृवंशिता का प्रचलन था। यानी हम देखें परिवार जो है, परिवार का मुखिया कौन था। परिवार का मुखिया
परिवार का सबसे जो वयोवृद्ध पुरुष होता था, सबसे बड़ा जो पुरुष, वो परिवार का मुखिया होता था। वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या उनके भी फादर हो सकते हैं। ठीक है, सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता था। बेसिकली परिवार के मुखिया को कुलपति या गृहपति भी कहा जाता है। इसके पास क्या क्या अधिकार थे? ये परिवार का मुखिया था, परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी थी, परिवार के लिए संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी थी, संसाधन जुटाने का काम इनका था। साथ ही साथ जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान रिटूल्स जो हैं, उनका संपादन करते थे। परिवार की जितने भी संपत्ति है, उस संपत्ति के ये मालिक थे, और साथ ही साथ परिवार के सभी सदस्यों पर इनका नियंत्रण होता था। तो इस तरीके से परिवार के जो मुखिया हैं और परिवार के सभी सदस्य इनके आदर्शों को मानते थे। सभी सदस्य इनके आदर्शों को, इनकी वैल्यूज को, इनके सारे सिद्धांतों को फॉलो करते थे। तो इस तरीके से पितृवंशिता से अभिप्राय है पिता के बाद उसके पुत्र और उसके पुत्र के बाद उसके पुत्र से वंश परंपरा का चलना, और इस हिसाब से हमारे समाज में पितृ प्रधान व्यवस्था है, वर्तमान में भी हमारे समाज में देखने को मिलती है। और परिवार का मुखिया, परिवार का सबसे वयोवृद्ध जो पुरुष होता था, उसे माना जाता था। अब देखिए पितृवंशिता का प्रचलन देखें हम। पितृवंशिता का जो राज परिवार है, राज परिवार, उनमें इस पितृवंशिता को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता था। राज परिवारों में पितृवंशिता का प्रचलन था, यानी जो पिता है, पिता के बाद उसकी गद्दी या उसका सिंहासन किसे मिलता था? ज्येष्ठ पुत्र को। आप यूं समझ सकते हैं, साधारण परिवारों में पिता के बाद उसकी संपत्ति या परिवार का मुखिया उसका ज्येष्ठ बेटा होगा। राज परिवारों में हम कहते सिंहासन या गद्दी राजा के बड़े बेटे को मिलेगी। यहाँ हमें एक अपवाद देखने को मिलता है। वो अपवाद क्या है? महाभारत काल में हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है पितृवंशिता में। ये परिवर्तन क्या था? परिवर्तन ये था कि जो विचित्र वीर्य थे, विचित्र वीर्य जो है, उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। तो बड़े पुत्र ये थे, हिसाब से इनको गद्दी पर बैठना था, लेकिन गद्दी पर ये बैठे क्योंकि ये जन्म से अंधे थे। तो इस तरीके से पितृवंशिता में ये परिवर्तन देखने को मिला। अब हम देखें कि इसका प्रचलन जो है, इसका प्रचलन कहाँ था, यानी पितृवंशिता का प्रचलन कब से शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका प्रचलन तो बहुत ही प्राचीन है। देखिए प्रचलन जो है ऋग्वेद काल से इसका प्रचलन माना गया है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि देवताओं की स्तुति में ऐसे मंत्र थे, देवताओं की जो स्तुति है उसमें ऐसे मंत्र थे जिनमें उत्तम पुत्र की प्राप्ति की कल्पना की गई। इसका मतलब ये है कि समाज जो था पितृ सत्तात्मक था और पितृवंशिता का नियम था, और इसीलिए समाज में पुरुषों का जो महत्व है वो बढ़ा, और इसी कारण से जो पुत्र हैं उनकी प्राप्ति की कामना की जाती थी। तो इतिहासकार कहते हैं कि पितृवंशिता का प्रचलन ऋग्वेद काल से ही है, लेकिन ये और ज्यादा सुदृढ़ कब हुआ? और ज्यादा सुदृढ़ ये महाभारत की जो विषय वस्तु है उसमें हमें और अधिक सुदृढ़ता के प्रमाण मिलते हैं। यानी इस समय आते आते ये और अधिक सुदृढ़ हो गया। अब पितृवंशिता में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। वो परिवर्तन क्या है, आइए देखिए। इसमें कुछ परिवर्तन है, जैसे रूल के अनुसार तो जो पिता है उसका बेटा, बड़ा बेटा गद्दी पर बैठेगा, बट यहाँ कुछ परिवर्तन है, जैसे पिता के बाद उसका भाई, उसका कोई अन्य रिश्तेदार, या कई बार उसकी पुत्री, इस प्रकार से अनेक लोगों द्वारा
संपत्ति या सिंहासन प्राप्त करने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार पितृवंशिता राज परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पितृवंशिता का प्रचलन प्राचीन समय से था। महाभारत काल आते आते ये ज्यादा सुदृढ़ स्थापित हो गया और पितृवंशिता के चलते जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है वो और गहरी हो गई और इसके चलते समाज में पुरुषों का महत्व बढ़ता चला गया और इसी कारण समाज में पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना की जाती थी ताकि वो आपकी वंश परंपरा को आगे निरंतर कर सके। आइए हम विवाह व्यवस्था को देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं विवाह व्यवस्था। देखिए, विवाह जो है उसे एक धार्मिक समझौता, एक धार्मिक हम कह सकते हैं धार्मिक क्रियाकलाप, यानी एक धार्मिक अनुष्ठान कह सकते हैं, यानी एक पवित्र एक अनुष्ठान है, धर्म की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण माना गया है। और ये जो विवाह है ये क्यों अनिवार्य था? ये धार्मिक अनुष्ठान करने या पुत्र प्राप्ति के लिए, इन सब के लिए विवाह को अनिवार्य माना गया। इसी के साथ इसके प्रकार बताए हैं। विवाह के प्रकार बेसिकली विवाह के दो प्रकार बताए हैं, अंतर विवाह और बहिर्विवाह। अब आप समझिए, अंतर विवाह वो हैं जो एक समान जाति, कुल, गोत्र या एक स्थान पर जो रहने वाले, निवास करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में, यानी आप ये समझ सकते हैं कि अंतर विवाह वो है जो एक ही प्रकार के लोगों में, एक ही प्रकार के लोगों में, एक ही कुल में, एक ही गोत्र में, एक ही स्थान पे रहने वाले लोगों में आपस में जो विवाह किया जाता है उसे अंतर विवाह कहा गया। और इन सब चीजों से बाहर, यानी एक आपके परिवार के लोगों से, अपने कुल से, अपने गोत्र से, एक स्थान पे रहने वाले लोगों से, इन सब से जो बाहर विवाह किया जाता है उसे बहिर्विवाह कहा गया। और यही विवाह जो है इसे ही मान्यता प्राप्त थी, इससे ही उत्तम विवाह माना गया। इसे मान्यता नहीं थी, ऐसे विवाह अच्छे नहीं माने गए, अंतर विवाह, बहिर्विवाह ही अच्छे माने गए। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या ब्राह्मणीय जो नियम हैं उनका सर्वत्र पालन होता था? हम विवाह के टॉपिक में देख रहे हैं ब्राह्मणीय नियमों की सर्वत्र पालना नहीं, यानी ये वो समय है 600 BC टू 600 AD, जब क्या हो रहा है, नए नए नगरों का विकास हो रहा है। नए नगरों का विकास हो रहा है तो दूर के क्षेत्रों से और निकट के क्षेत्रों से लोग आके यहाँ क्या कर रहे हैं, बस रहे हैं। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, लोगों में आपस में इंटरेक्शन, अंतःक्रिया बढ़ रही है और इसी के साथ लोग वस्तुओं के साथ साथ अपने विचारों का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। और ये आदान प्रदान से क्या हुआ, इससे क्या हुआ, नए नए शहरों में ग्रामीण क्षेत्र के जो जटिल नियम थे, चाहे वो गोत्र के हैं चाहे किसी भी चीज के, वो ढीले होते जा रहे हैं, उदार होते जा रहे हैं, यानी इतने कठोर नहीं रहे। जैसे जैसे लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो नियम है, ये नियम कानून जो है, इनमें कहीं न कहीं उदारता आती जा रही है। यानी ये लोग इन नियमों को चुनौती दे रहे हैं। चुनौती देना मतलब कि क्या इन नियमों को मानना उचित है? तो इसका परिणाम ये निकला कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसके द्वारा इस समय इन चुनौतियों का सामना करने के लिए धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्रों की रचना की गई। हमने पढ़ा इसका एग्जाम्पल मनुस्मृति, इसी का एक एग्जाम्पल है। 200 BC टू 200 AD के बीच हमने इसको देखा। तो ब्राह्मण वर्ग द्वारा धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों की रचना की गई इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, जिसके अनुसार इन नियमों की पालना अनिवार्य थी।
सबसे पहले किसके लिए? इन नियमों की पालना अनिवार्य थी सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए, कि ब्राह्मण इन नियमों की पालन जरूर करेंगे और उन्हीं के साथ साथ समाज के अन्य वर्ग भी इनका पालना करेंगे। और ये माना जाता था कि ये जो नियम है, ये नियम यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक, इनकी सर्वत्र पालना की जाती है और की जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं था। हमारा टॉपिक रिवील कर रहा है कि इन नियमों की सर्वत्र पालना नहीं होती थी। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखें, क्या एग्जाम्पल शो करते हैं? देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इसकी पालना नहीं होती थी। पहला एग्जाम्पल तो हम देखते हैं महाभारत का, कि यस, हम एग्जाम्पल देखें पितृवंशिता। किन किन चीजों में परिवर्तन आए? पितृवंशिकता। पितृवंशिता में परिवर्तन का उदाहरण हम देखते हैं महाभारत में, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया कि विचित्र वीर्य के बाद उसका पुत्र गद्दी पर नहीं बैठा, जबकि उसके ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर ना बैठ के जो पांडु हैं वो गद्दी पर बैठे। तो ये पितृवंशिता में परिवर्तन है कि ज्येष्ठ बच्चा गद्दी पर नहीं बैठा। दूसरा हम देखें तो इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, गुप्त जो सम्राट है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने पिता के बाद नहीं बल्कि अपने भाई रामगुप्त के बाद गद्दी पर बैठते, भाई रामगुप्त के बाद। इसी प्रकार से पुष्यभूति जो वंश है, पुष्यभूति जो वंश है उसके संस्थापक यानी उसी वंश के एक शासक जो है प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन, वो भी अपने भाई राज्यवर्धन के बाद गद्दी पर बैठते हैं। अब हम संपत्ति के नियम देखें, ये पितृवंशिता के नियम देखें हमने, ये पितृवंशिता के 1, 2, 3 नियम देखें। दूसरा हम देखते हैं किसमें चेंजेस? संपत्ति के नियम में चेंजेस, उत्तराधिकार कहते हैं, या संपत्ति के जो नियम है उनमें क्या परिवर्तन आया? रूल ये था कि ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी प्राप्त होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ अपवाद प्रभावती गुप्त जो एक महिला है, प्रभावती गुप्त को क्या कहा है? ब्राह्मणों को दान देते हुए उल्लेख किया है अभिलेख में। इसका मतलब प्रभावती गुप्त जो है वो संपत्ति की अधिकारी थी, ठीक है। उसके अलावा हम चौथा देखें विवाह संबंधी नियम। विवाह में हमने सबसे बेहतर माना बहिर जो विवाह है उनको, लेकिन हम बात करें दक्षिण भारत में अंतर विवाह जो है वो प्रचलित थे, अंतर जातीय विवाह, और इस तरह से जो ब्राह्मणीय नियम है उनका सर्वत्र पालन नहीं होता था। देखते हैं बंधुता और विवाह के 3 पॉइंट, परिवार, पितृवंशिता, विवाह के बाद गोत्र व्यवस्था को। तो देखिए गोत्र व्यवस्था का क्या नियम है। गोत्र व्यवस्था जो है उससे संबंधित अलग प्रश्न भी बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए लगभग 1000 BC के बाद एक ब्राह्मण व्यवस्था, ब्राह्मणीय व्यवस्था शुरू हुई। ये ब्राह्मणीय पद्धति विकसित हुई। ये क्या थी? ये थी गोत्र व्यवस्था का विकास, यानी प्रारंभ। सभी वर्गों को, सभी लोगों को गोत्र व्यवस्था में बांट दिया गया, ठीक है, और इसमें मुख्यतः ब्राह्मण थे। इनको गोत्र व्यवस्था में बांटा गया, सभी समाज को, लेकिन मुख्यतः ब्राह्मणों को गोत्र व्यवस्था में बांटा गया। और इसमें प्रत्येक गोत्र का नाम वैदिक ऋषि के नाम पे रखा गया। इनके नामांकरण कैसे हुए? इनका नामांकरण, प्रत्येक का नाम वैदिक ऋषि के नाम पे रखा गया। जैसे आप समझ सकते हैं वशिष्ठ, गौतम, इस तरह से जो ऋषि थे उनके नामों पे इनको रखा गया। और इसके जो वंशज होते थे, यानी इस गोत्र को मानने वाले, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वशिष्ठ गोत्र का है, तो गोत्र को मानने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग उस ऋषि के वंशज माने जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार गोत्र व्यवस्था विकसित हुई। अब गोत्र व्यवस्था के 2 प्रमुख नियम थे, देखिए इसके 2 प्रमुख नियम हैं। क्या नियम है? पहला विवाह, पहला जो नियम है वो है विवाह के बाद
जो पत्नी है वो अपने पति के गोत्र का प्रयोग करेगी। यानी विवाह से पहले अपने पिता के गोत्र का और विवाह के बाद अपने पति के गोत्र का प्रयोग करेगी। दूसरा नियम क्या था, ये इम्पोर्टेंट है दोनों ही। दूसरा नियम ये था कि एक ही गोत्र में विवाह संपन्न करना वर्जित था, यानी एक ही गोत्र में विवाह करने की मनाही थी। तो इस प्रकार गोत्र के दो नियम थे। अब हम देखें कि माता के रूप में इसमें हमें एक अपवाद दिखता है। अपवाद को भी हम साथ ही देख लेते हैं कि जो सातवाहन शासक हैं, सातवाहनों के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। लगभग 200 BC टू 200 AD के बीच दक्षिण मध्य जो भारत है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, वहां ये राजवंश विकसित हुआ था। और इसकी जो रानियां थी वो रानियां विवाह के बाद भी क्या करती थी, अपने पिता के गोत्र का ही पालन करती थी। तो ये अपवाद हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम देखते हैं इसी में गोत्र में माता का क्या महत्व था, माता के रूप में महिला का महत्व, इसके भी हम कुछ बिंदु देख लें। तो चलिए, माता का महत्व देखिए। इस काल में माता का जो महत्व है उसमें वृद्धि हो रही थी। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण सातवाहन शासकों का। सातवाहन जो शासक हैं, आपने नाम सुने हैं उनके, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इस तरह से बहुत सारे इनके उल्लेख हैं। यहाँ ये जो गौतमी है ये गौतम ऋषि और वशिष्ठ जो है वो वशिष्ठ जो ऋषि हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी का ये स्त्री रूप है। और उन्हीं की वंशज जो महिलाएं हैं उनके ये पुत्र हैं। तो एक तरह से ये महिला के महत्व को दर्शाते हैं। दूसरा बताया है माता के रूप में जो महिला का महत्व है। दूसरा उदाहरण हम देखें, बृहदारण्यक जो उपनिषद है, उस उपनिषद में हमें एक लिस्ट मिली है, सूची। किसकी सूची? गुरुओं की और उनके शिष्यों की, यानी गुरु और शिष्य की लिस्ट सूची मिली है, जिनमें उनके नामों की पहचान, उनके नामों की पहचान किस आधार पर की गई है? उनकी माता के नाम पर उनके नामों की पहचान की गई। तो यहाँ अगेन माता के रूप में महिला के जो महत्व था समाज में वो बहुत ही उच्च था। तो इस प्रकार हमने देखी गोत्र व्यवस्था, यानी 600 BC से 600 AD के बीच जो आरंभिक समाज है उसको हम महाभारत की नजर से देख रहे हैं। हमने आज देखा बंधुता और विवाह। बंधुता विवाह में बेसिकली हमने 4 टॉपिक्स को कवर किए, जो इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिक्स भी बनते हैं। और इन 4 टॉपिक्स को हमने अलग अलग देखा है। परिवार को, किस तरह से परिवार थे, पितृवंशिता के क्या रूल थे, विवाह के नियम किस प्रकार के थे, और गोत्र व्यवस्था कैसी थी। विवाह के नियम में हम बात करें कि जब ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों का जो निर्माण किया गया उसमें अन्य 8 प्रकार के विवाहों की भी चर्चा की गई है। साथ ही साथ हमने विवाह देखे थे, 2 तरह के प्रमुख हैं जो हमारे सिलेबस में है, बहिर् और अंतर विवाह। उसमें बहिर्विवाह को अच्छा माना गया, अंतर विवाह को अच्छा नहीं माना गया। लेकिन हमें दक्षिण भारत में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। साथ ही साथ जो सातवाहन शासक हैं, सातवाहन शासकों के विवाह के कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमारे पूरे सामाजिक जो ढांचा है, वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था से बाहर भी विवाह संबंध स्थापित करने के इनके उदाहरण मिलते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू विद नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।